डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 16 न्यूक्लियर फिजिक्स, उसके अंदर आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना है। जिस तरह के डियर स्टूडेंट हम लोग जानते हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर आप किसी भी चीज़ को ब्रेक करें तो ब्रेक करने के बाद जब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूट्स पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट होगी, हम उन तमाम पार्टिकल्स को ऐड करें तो उसका मास वही होना चाहिए जो उसका ब्रेक होने से पहले का मास था। लेकिन डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियस के केस में ऐसा नहीं होता है। डेट्स वाई इस टॉपिक का नाम है मास डिफेक्ट। ऐसा क्यों नहीं होता, ये हम आज के टॉपिक के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट, मैं आपको न्यूक्लियस के बारे में ये बताता चलूँ कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और न्यूक्लियस के गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। अगर आप सोचें कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं तो एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो न्यूक्लियस को तो ब्रेक हो जाना चाहिए प्रोटॉन्स की रिपल्सिव फोर्स की वजह से। नहीं स्टूडेंट, ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियस के अंदर एक और फोर्स एग्जिस्ट करती है, डेट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू उस रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा होती है जो कि प्रोटॉन्स के दरमियान होती है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो न्यूक्लियस को ब्रेक होने नहीं देती। अब न्यूक्लियस ब्रेक करने के लिए आपको कुछ एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगी, वो भी हम आज के लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, उससे पहले हमें ये पता करना है कि मास डिफेक्ट क्या होता है। जैसा कि आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास जब डिफरेंट जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स थे, उन्होंने मिलकर एक न्यूक्लियस बनाया, तो यहाँ पर मैंने ग्रेटर का सिंबल शो कर रहा है कि उनका जब वो ब्रेक नहीं हुए थे उस वक़्त का मास, और जब वो मतलब न्यूक्लियस जो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्प्लिट होकर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो गए, उस वक्त का मास इक्वल नहीं है। तो मास डिफेक्ट को सबसे पहले हम डिफाइन यूँ करते हैं कि मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन mass of protons, sum of mass of protons plus mass of न्यूट्रॉन्स। आप मास डिफेक्ट को अगर डिफाइन करें तो आप ये भी कह सकते हैं द डिफरेंस इन द मास ऑफ न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या फिर सम ऑफ न्यूक्लियन इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। अब डियर स्टूडेंट, ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मास डिफेक्ट को अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, मास डिफेक्ट को हम डिनोट करेंगे डेल्टा एम से। मास डिफेक्ट हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? मास डिफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। डियर स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखें तो इस फॉर्मूले के अंदर ये जो Z है ये किसको शो कर रहा है? Z डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। दिस Z डिनोट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो कि जब न्यूक्लियस टूटा है, ब्रेक हुआ है, तो उसके अंदर से निकले हैं। ठीक है, न्यूक्लियस कैसे टूटा है, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो Z हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ये MP क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन। तो डियर स्टूडेंट, फिर जेड एम पी क्या हुआ? टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स, तमाम प्रोटॉन्स का टोटल मास। जेड एम पी इज द टोटल मास ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। जब हमने न्यूक्लियस को ब्रेक किया तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन स्प्लिट हो गए। ठीक है, एक्सट्रैक्ट हो गए न्यूक्लियस के अंदर से। अच्छा, इसमें जो A माइनस जेड है वो हमारे पास क्या है? दिस A माइनस जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इधर ओके। और हमारे पास A माइनस जेड एम एन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जब आप एक मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल मास ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन जो कि स्प्लिट हुए हैं, जो कि एक्सट्रैक्ट हुए हैं न्यूक्लियस में से। टोटल मास ऑफ ऑल न्यूट्रॉन्स, तमाम न्यूट्रॉन जो कि एक्सट्रैक्ट हुए हैं। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट ध्यान से मेरी बात सुने। ये एम न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस का मास। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि न्यूक्लियॉन्स का मास, जब एक न्यूक्लियस को आप
उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को बाहर निकालेंगे, उनको स्प्लिट करेंगे, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के जब आप मास को ऐड करेंगे तो वो मास ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियस के मास से। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यूजुअली रेस्ट पर नहीं होते, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर रहने के लिए उनको अपने आप को स्लो डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होंगे लेकिन वो अपनी उस स्पीड से मूव नहीं कर पा रहे होंगे जिस स्पीड से वो फ्रीली मूव करते हैं। क्योंकि अगर एक प्रोटॉन फ्री हो तो वो कभी भी रेस्ट पर नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन की जिस तरह स्पीड होती है वैसे प्रोटॉन की स्पीड ऑलमोस्ट 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड के करीब होती है। तो जो प्रोटॉन है उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होती है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर रहने के लिए अपनी स्पीड को स्लो डाउन करना पड़ता है। अपनी स्पीड को स्लो डाउन करने का मतलब है उनको अपनी एनर्जी को डिक्रीज़ करना पड़ता है, और यही डिक्रीज़ इन एनर्जी मास के डिक्रीज़ होने का बायस बनती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। और यही मास डिफेक्ट जो है वो उसकी वजह से जो एनर्जी बनती है डेट इज़ कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव और लिबरेट ऑल द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, मास डिफेक्ट की जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन स्लो डाउन, proton and neutron are slow down when they combine to form a nucleus। जिस तरह के डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस बनाने के लिए अपनी जो उनकी रैंडम स्पीड है उसको कम करते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन स्लो डाउन व्हेन दे कंबाइन टू फॉर्म अ न्यूक्लियस। वैसे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो अपनी रैंडम स्पीड के अंदर होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस बनाने के लिए वो अपने आप को स्लो डाउन करते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस को बनाने के लिए वो अपनी एनर्जी को कम करते हैं। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन, अगर वो अपनी एनर्जी को कम कर रहे हैं इसका मतलब है उनका मैस डिक्रीज हो रहा है। हमारी बुक भी एक ये लाइन लिखती है, हमारी बुक ये कहती है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तो उनकी एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू डैट एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फ्री होते हैं। ये हमारी बुक के अंदर एक टॉपिक भी है चैप्टर नंबर 19 के अंदर मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, जिसका नाम है मैस वेरिएशन। अगर एक चीज़ की स्पीड ज़्यादा होगी तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन अगर उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी इट विल कंटेन मोर मैस। बिल्कुल ऐसे ही डियर स्टूडेंट, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हैं तो उनके पास एनर्जी कम है। अगर एनर्जी कम है तो उनका मैस कम है। जब हम एक न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं तो न्यूक्लियस को जब भी हम ब्रेक करेंगे तो पहली बात तो यह हमें ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है कि एक चेयर के ऊपर एक पर्सन बैठा है लेकिन आपने उसके हाथों को और पाँव को रस्सी से बांधा हुआ है, तो हमें उसको आज़ाद करने के लिए ख़ास एनर्जी देनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही डियर स्टूडेंट, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर हैं और उन्होंने अपनी एनर्जी को स्लो डाउन किया हुआ है, उनको एक ख़ास अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए अगर उन्होंने बाहर आना है। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है जो कि प्रोटॉन की रिपल्सिव फोर्स होने के बावजूद भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाहर नहीं आने देती, तो हमें ख़ास अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, डेट इज़ कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस और द डिक्रीज इन मैस। जो मैस का डिक्रीज़ है, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एक न्यूक्लियस बनाएंगे तो वो डिक्रीज इन मैस एनर्जी में कन्वर्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको मैस डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी की एक सिंपल सी कंक्लूजन बता रहा हूँ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वैसे अपनी एक नॉर्मल एनर्जी के अंदर होते हैं जब वो फ्री होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर रहने के लिए उनको अपनी एनर्जी को कम करना पड़ता है। अगर वो अपनी एनर्जी को कम करेंगे तो उनका रेस्ट मैस, या न्यूक्लियस के अंदर जब वो रह रहे होंगे तो उनका मैस और एनर्जी कम होगा एज कम्पेयर टू डैट जब वो स्प्लिट हो जाएंगे और वो बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट मैं आपको बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बताता चलूँ, क्योंकि टॉपिक का नाम था मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break the nucleus। जिस तरह के आप इस फिगर के अंदर भी देख सकते हैं,
अगर आप, ये बुक की फिगर है, न्यूक्लियस के अंदर अगर आप देखें तो ब्लू और रेड में आपको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन नजर आ रहे हैं। जैसे ही, और इसके नीचे है न्यूक्लियस और साथ है स्मॉलर मास, इधर ओके। जैसे ही मैंने बाइंडिंग एनर्जी दी तो वो एनर्जी भी उसके मास के अंदर ऐड हुई। तो हमारे पास अगर आप देखें जैसे ही वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्प्लिट हुए हैं तो वो एनर्जी भी हमने उनको दी थी, वो एनर्जी भी उसके अंदर ऐड हुई। तो हमारे पास जो सेपरेटेड न्यूक्लियॉन्स हैं उनका मास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू व्हेन दे आर पैक्ड। दैट्स व्हाई टॉपिक नेम इज मास डिफेक्ट। यूजुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कंसेप्ट उन तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए तो अप्लाई होता है, जिस तरह अगर जो लो स्पीड ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं, जिस तरह अगर आप किसी भी चीज़ को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे तो उसके कांस्टेंट पार्टिकल का मास और टूटने से पहले का मास इक्वल होगा। लेकिन न्यूक्लियस के केस में ऐसा नहीं होता, तभी इस टॉपिक का नाम है मास डिफेक्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी को भी डियर स्टूडेंट यहाँ पे डिफाइन करते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस। डियर स्टूडेंट आप ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको न्यूक्लियस में रहने के लिए एक प्राइस पे करनी पड़ती है। वो क्या कि उनको अपनी एनर्जी को कम करना पड़ता है। अपनी एनर्जी को कम किए बगैर वो कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकते, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तो स्पीड होती है अच्छी भली, लेकिन न्यूट्रॉन के अंदर रहने के लिए अगेन वही वर्ड, उनको अपने आप को स्लो डाउन करना पड़ता है, उनको अपनी एनर्जी कम करनी पड़ती है। अगर उनको अपनी एनर्जी कम करनी पड़ती है तो एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ, मतलब मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल। अगर एनर्जी कम करनी पड़ती है तो उनको मास भी अपना कम करना पड़ेगा उस रिस्पेक्ट से, जो कि आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन है। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी को मास डिफेक्ट की टर्म में डिफाइन करूं तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। दिस डिक्रीज इन मास इज कन्वर्ट इनटू एनर्जी, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। और डियर स्टूडेंट जो मास डिफेक्ट है उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या है, जो हमने ऊपर लिखी, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस और इस सारे के साथ हम स्क्वायर लगाएंगे, इस सारे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ से आपने कैलकुलेट कर ली बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस, या फिर आप ये भी कह सकते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट ऑल द न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस में से तमाम न्यूक्लियॉन्स को निकालने वाली एनर्जी को हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। डियर स्टूडेंट यहीं पर मैं आपको बताता चलूँ बाइंडिंग एनर्जी में और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन में क्या फ़र्क होता है। ये जो हमने डिफाइन किया ये बाइंडिंग एनर्जी थी। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो डियर स्टूडेंट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट or required to liberate one nucleon from nucleus। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मतलब है कि एक न्यूक्लियॉन को निकालने में आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी फ्रॉम न्यूक्लियस। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को हम कैसे लिखेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज इक्वल टू, बाइंडिंग एनर्जी किसके इक्वल थी, डेल्टा एम सी स्क्वायर ओवर ए, आप इसको यूं लिखेंगे। ठीक है, तो ये इसमें ये ए क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसमें ए है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के, एक जो न्यूक्लियाई है उसके पास टोटल नंबर ऑफ मास ऑफ, मतलब ये एटॉमिक मास है, सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी मिल जाएगी। अब स्टूडेंट हमने ये भी जानने की कोशिश करनी है कि हमारे पास जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डिफरेंट होती है।